हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं विषय हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो स्टूडेंट, इस पेपर को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से लिखना है, क्योंकि स्टूडेंट हो सकता है कि इस बार कोरोना काल की वजह से आपके बोर्ड पेपर ना हो, तो इन्हीं के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसलिए इस पेपर को आपको अच्छे से लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिले, अर्थात 80 में से 80 अंक मिलें। तो यहाँ पर आपको समय 3 घंटे का दिया गया है और यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यह आपको 6 अंक में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एकदम परफेक्ट तरीके से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, उषा का जादू टूटने का कारण है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सूर्योदय, इसका राइट आंसर होगा, अर्थात A नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, चौके के गीले होने का भावार्थ है। तो यहाँ पर A नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, नए जीवन का उदय। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा A नंबर का ऑप्शन, अर्थात पीढ़ी का अंतराल इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर B नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 3। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति यह परिभाषा है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा भरत मुनि, अर्थात यहाँ पर आपका B नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, आचार्य भरत मुनि की यह परिभाषा है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा जुबान का पक्का, अर्थात B नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से लिख लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस प्रकार से आपको प्रत्येक रिक्त स्थान में 2-2 सही विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर यह आपके 7 अंक में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला खाली स्थान है, श्रीष का फूल के रचनाकार खाली स्थान है। तो यहाँ पर आपको 2 विकल्प दिए गए हैं। तो जो श्रीष के फूल के रचनाकार हैं कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा खाली स्थान है, बगलों के पंख के रचनाकार खाली स्थान है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर बगलों के पंख के रचनाकार कौन है, यहाँ पर उमाशंकर जोशी हैं। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है, कोटिकरण को खालिस्तान भी कहते हैं। तो कोटिकरण को क्या कहते हैं, यहाँ पर एनकोडिंग कहते हैं, अर्थात यहाँ पर पहले नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा खाली स्थान है, आनंदा की पाठशाला खालिस्तान से लगती थी। तो कितने बजे से लगती थी, 11 बजे से लगती थी, अर्थात दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद 5वां खालिस्तान है, राम मेहनत करता है यह खालिस्तान वाक्य है। तो यह कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य है, अर्थात दूसरे नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 6वां खालिस्तान है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, चंपू काव्य कहलाता है, पहले नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 7वां खालिस्तान है, आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं।
तो कौन माने जाते हैं यहाँ पर? भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं, अर्थात पहले नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सभी रिक्त स्थान के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें और आपको पेपर में अच्छी राइटिंग में लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिलें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। यह आपको 6 अंक में पूछी गई हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से सबसे पहले आपको 2 स्तंभ दिए गए हैं और वह आपको स्तंभ दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर पहलवान की ढोलक, अर्थात घ नंबर का आंसर हो जाएगा। पहले से आपको घ नंबर से मिला देना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है आत्म परिचय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्म परिचय के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन हैं। तो इसको आपको हरिवंश राय बच्चन अर्थात यहाँ पर 4 नंबर से आपको मिला देना है। तो ये आपका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा दिया गया है अतीत के पाँव। तो अतीत के पाँव ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है। तो यहाँ पर आपको यात्रा वृत्तांत से मिला देना है, अर्थात 6 नंबर से आपको मिला देना है। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न में आपको दिया गया है माधुर्य, ओज व प्रसाद। यहाँ पर ये रूप कितने होते हैं? शब्द गुण के रूप होते हैं। माधुर्य, ओज व प्रसाद गुण शब्द गुण के रूप होते हैं, अर्थात ग नंबर से आपको मिला देना है। इसके बाद 5वें नंबर में आपको दिया गया हिंदी। तो हिंदी एक क्या है? भाषा है। तो आपको ख नंबर से मिला देना है। इसके बाद लास्ट है यहाँ पर समाचार लेखन के। तो समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। तो का नंबर से मिला देना है। तो इस प्रकार से आपकी ये सभी सही जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को परफेक्ट तरीके से इन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिल सकें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यह आपको 7 अंक में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी कि सार्वजनिक कार्यों में प्रयोग होने वाली एक मुख्य भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। और लास्ट में आपको इसके लिखित रूप में आंसर भी मिलेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कविता का पहला उपकरण क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि छंद व मुक्त छंद कविता का पहला उपकरण होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? तो यहाँ पर अल्मोड़ा के रेंगेज स्कूल से यहाँ पर इन्हें मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इसके बाद चौथा प्रश्न है मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। कथन किसका है? तो यह कथन है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। इसके बाद 5वां प्रश्न है कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है? तो इसका जो उत्तर होगा कविता पंख लगाकर पूरे ब्रह्मांड में उड़ सकती है। इसके बाद 6वां प्रश्न है राजा ने लुट्टन से क्या कहा? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि राजा ने लुट्टन से कहा जीते रहे बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। इसके बाद लास्ट प्रश्न है दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बन जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि दोहे को उल्टा करने से यहाँ पर सोरठा छंद बन जाता है। और यदि हम सोरठा को उल्टा कर दें तो यहाँ पर दोहा छंद बन जाता है। लेकिन क्वेश्चन में दोहा को उल्टा करने पर पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोरठा हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम 7 प्रश्नों के आंसर एक साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 4 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। पहले प्रश्न में राष्ट्रभाषा की परिभाषा पूछी गई थी। तो इस प्रकार से हो जाएगी कि सार्वजनिक कार्यों में प्रयोग होने वाली एक मुख्य भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसके बाद दूसरे प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर कविता लेखन का सबसे पहला उपकरण छंद व मुक्त छंद होता है। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 3 का उत्तर होगा कि यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा अल्मोड़ा के रेंगेज स्कूल से पास की थी। इसके बाद चौथे प्रश्न का आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कथन दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर होगा कविता पंख लगाकर पूरे ब्रह्मांड में उड़ सकती है।
इसके बाद यहाँ पर छठवें प्रश्न का जो आंसर होगा इस प्रकार से होगा कि राजा ने लुट्टन से कहा, जीते रहे बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन अर्थात प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर होगा, दोहा को उल्टा करने पर सोरठा बनता है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 4 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और इसी तरह आपको और अन्य सभी सब्जेक्ट के प्रतिभा पर्व के पेपर चैनल के माध्यम से जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, सत्य असत्य लिखिए। इस प्रकार से यह आपको 6 अंक में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। तो यह कथन आपका सत्य होगा, तो पहले क्वेश्चन का आंसर सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग शब्द या शब्दांश के पहले होता है। तो यह कथन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का आंसर आपको सत्य लिख देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था। तो यह कथन भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, लेखन का आशय यांत्रिक हस्तकौशल होता है। तो यह कथन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, पाठ रवैया व गज़ल में कवि ने खुद को देश पर निछावर कर दिया है। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। केवल आपका पांचवा असत्य हो, बाकी सभी प्रश्न आपके सत्य हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। तो यह कथन आपका सत्य होगा। केवल आपका पांचवा कथन यहाँ पर असत्य होगा। और यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां प्रश्न आपके कथन क्या होंगे, सत्य होंगे। तो इस प्रकार से आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 2-2 अंक और 3-3 अंक के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, यह आपको 2 अंक में पूछा गया है, तो आपको अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए अर्थात विशेषताएँ लिखिए। इसके अथवा के क्वेश्चन में आपको दिया गया है, छायावाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पर हम दोनों प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। आप चाहें तो इनमें से कोई भी प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो यह छायावाद की विशेषताएं हो जाएंगी। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। यहाँ पर पहली विशेषता होगी व्यक्तिवाद की प्रधानता, दूसरी विशेषता है श्रृंगार भावना और तीसरी विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण और यहाँ पर चौथी विशेषता है सौंदर्य अनुभूति। इसके बाद पांचवी विशेषता हो जाएगी नारी के प्रति नवीन भावना। इसके बाद यहाँ पर छठवीं विशेषता होगी जीवन दर्शन। इसके बाद सातवीं विशेषता हो जाएगी वंदना एवं करुणा का आधिक्य। तो इस प्रकार से आप कोई भी 2 या 3 विशेषताओं को अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो इस प्रश्न के आंसर को भी आप लिख सकते हैं प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं। इस प्रकार से आप चाहें तो इसकी भी विशेषताएं लिख सकते हैं। तो इनमें से आपको किसी एक प्रश्न के उत्तर को आपको लिखना है, तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। इसके अथवा का क्वेश्चन है रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। तो यहाँ पर हम बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, इसका उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 है, नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाएगा नाटक व एकांकी में अंतर। आप कोई भी 2 या 3 अंतर अच्छे से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है यहाँ पर,
तो यहाँ पर जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की मां ने पाठशाला जाने में लेखक की क्या सहायता की है। तो हम इन दोनों प्रश्नों के आंसर एक साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 9 का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 10 का अथवा वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो के घरों की विशेषताएं, कोई 2 विशेषताएं आपको इस प्रकार से लिखना है। पहली विशेषता हो जाएगी कि सड़कों के दोनों ओर मकान होते थे, परंतु सड़कों की ओर घरों का पृष्ठ यानी कि पिछला भाग होता था। इसके बाद दूसरी विशेषता हो जाएगी, घर की सामने की दीवार में मुख्य द्वार होता था और कोई खिड़की नहीं थी। तो इस प्रकार से मोहनजोदड़ो की 2 विशेषता हो जाएंगी। तो आप इनको अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 11 है, बिंब क्या है, कविता में बिंब का क्या कार्य करती है। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का और प्रश्नांक 12, यहाँ पर प्रश्नांक 12 है, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर हम प्रश्नांक 11 और प्रश्नांक 12 का उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर यह आपके प्रश्नांक 11 का उत्तर हो जाएगा बिंब। हिंदी साहित्य में कविता की एक शैली है। बिंब का अर्थ है कविता को मूर्ति रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों को आधार पर निर्मित होती है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 11 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्नांक 12 का उत्तर देखने वाले हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 12 का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति। तो यहाँ पर यह परिभाषा हो जाएगी अभिधा शब्द शक्ति की। शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। इसके बाद दूसरे शब्दों में शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक प्रसिद्ध अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर इसका आपको इस प्रकार से यहाँ पर विस्तार लिखना है। इसके बाद यहाँ पर इसका उदाहरण भी पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर उदाहरण भी लिखना है। तो इस प्रकार से आप उदाहरण भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से परिभाषा हो जाएगी और नीचे आपको उदाहरण भी लिखना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर यह आपका उदाहरण हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उदाहरण भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 13 है, सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हम इस प्रश्न का, इसके बाद प्रश्नांक 14 का अथवा वाला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखते हुए दोनों के एक एक उदाहरण लिखिए। तो हम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यह आपके प्रश्नांक 13 का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सवैया छंद की परिभाषा और यहाँ पर उदाहरण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको उदाहरण भी लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 14 का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर। यहाँ पर इस प्रकार से आप दो उदाहरण भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 14 का अथवा वाले क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है ताकि आपको 80 में से 80 अंक मिलें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 15 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर पहला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना, दूसरा मुहावरा है खाक छानना। तो यहाँ पर हम इन दोनों मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग या अर्थात इनके आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके उत्तर हो जाएंगे। अपना उल्लू सीधा करना पहला मुहावरा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपना हित साधना, अपना काम निकालना। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग अपने मित्रों को भी धोखा देने से नहीं चूकते। यह आपके पहले मुहावरे का अर्थ हो जाएगा और वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा मुहावरा पूछा गया था इस प्रकार से खाक छानना, तो इसका जो अर्थ होता है यहाँ पर
व्यर्थ मारे मारे फिरना। यहाँ पर इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? हमने सोचा कि पुस्तकालयों की खाक छानने की बजाय क्यों ना सर्वज्ञ जी योग्यता का लाभ उठाया जाए। कन्हैया लाल कपूर। इस प्रकार से यहाँ पर आप इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 16 है, रघुवीर सहाय अथवा कुंवर नारायण की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। यह आपको 3 अंक में पूछा गया है, तो इन दोनों में से आप किसी की भी काव्यगत विशेषताएं लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको पहले पॉइंट में इनकी 2 रचनाएं लिखना है, इसके बाद भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है। तो यहाँ पर हम इन दोनों की काव्यगत विशेषताएं देखने वाले हैं, तो दोनों में से आपको किसी एक की काव्यगत विशेषताएं लिखना है। इसके बाद प्रश्नांक 17 में आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा फणीश्वर नाथ रेणु की साहित्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखी। यहाँ पर आपको कोई 2 रचनाएं लिखना है और भाषा शैली लिखना। तो सबसे पहले हम प्रश्नांक 16 का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 16 का उत्तर हो जाएगा रघुवीर सहाय। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में आपको इनकी 2 विशेषताएं लिखना है। तो 2 विशेषताएं आप कोई भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हंसो हंसो जल्दी हंसो एक विशेषता हो जाएगी। इसके बाद सीढ़ियों पर धूप में यह दूसरी विशेषता हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको इनकी साहित्यिक विशेषताएं लिखना है। इस प्रकार से तो साहित्यिक विशेषताओं में इनके आपको यहाँ पर भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है। तो यहाँ पर भाषा शैली आ जाएगी इस प्रकार से। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिखना है। इसके बाद यहाँ पर साहित्यिक विशेषताएं भी आपको लिखना है और यहाँ पर आपको इनकी 2 रचनाएं लिखना है। तो सबसे पहले इनकी 2 रचनाएं लिखना है, कोई भी आप 2 रचनाएं लिख सकते हैं। साहित्यिक विशेषताएं लिखना है इस प्रकार से। इसके बाद आपको यहाँ पर भाषा शैली लिखना है। तो इस प्रकार से यह आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो अथवा में यहाँ पर कुंवर नारायण सिंह का पूछा गया है, तो यहाँ पर कुंवर नारायण का यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहले आपको 2 रचनाएं लिखना है, जैसा कि यहाँ पर दिए गए हैं, चक्रव्यूह और तीसरा सप्तक। तो आपको केवल 2 ही रचनाएं लिखना है और यहाँ पर इनकी आपको भाव पक्ष अर्थात भाषा शैली लिखना है। तो इस प्रकार से भाषा शैली हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 17 में आपको इस प्रकार से पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा फणीश्वर नाथ रेणु की साहित्यगत विशेषताएं लिखी। अर्थात यहाँ पर आपको 2 रचनाएं लिखना है और भाषा शैली लिखना है। तो यहाँ पर हम इनकी साहित्यिक विशेषताएं देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। इस प्रकार से सबसे पहले आपको कोई भी 2 रचनाएं लिखना है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर साहित्यिक विशेषताएं हो जाएंगी अर्थात भाषा शैली हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक विशेषता हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको कोई भी 2 रचनाएं लिखना है इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर आपको भाषा शैली लिखना है। तो आपकी ये साहित्यिक विशेषताएं हो जाएंगी। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 18 है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 18 का अथवा वाले क्वेश्चंस का हम आंसर देखने वाले हैं। जनसंख्या समस्या शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संवाद लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो यह आपके प्रश्नांक 18 का अथवा का क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अच्छे से लिख लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नांक 18 के उत्तर को आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 19 है, आपटिक गद्यांश अर्थात काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको 3 अंक में पूछा गया है। तो इसके अथवा में आपको एक काव्यांश भी दिया गया है। तो आप गद्यांश या काव्यांश में से आप किसी को भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक आपटित गद्यांश दिया गया। इस प्रकार से आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? यहाँ पर संस्कृति इसका शीर्षक हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, निष्प्राण पत्थर को कैसे जीवंत बनाया जा सकता है?
तो यहाँ पर जो पहली लाइन है इसका उत्तर हो जाएगा कि जो अनपढ़ हैं जिसमें कोई आकृति नहीं है, ऐसे पत्थरों को आकृति प्रदान करना, उसमें कलात्मक संवेदना जगाना और प्राण प्रतिष्ठा करना ही क्या है, संस्कृति है। तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक आप दूसरे प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, व्यक्तित्व में विशेषताएं कब अर्थपूर्ण समझी जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम तीसरे प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। तो यहाँ पर यदि आप संक्षेप से लिखें और यहाँ से लेकर आप इस लाइन को लिख सकते हैं, इस लाइन को, और यहाँ से लेकर आप इस लाइन को, और यहाँ तक आप लिख सकते हैं अर्थपूर्ण समझी जाती हैं। तो इस प्रकार से आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, संक्षेप से लेकर आप यहाँ तक लिख लें, समझी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके अथवा में आपको यहाँ पर काव्यांश दिया गया तो आप इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 20 है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो यह आपको 4 अंकों में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम इसके अथवा वाले पद्यांश का यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 20 का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको प्रसंग में इस प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि अपनी प्रेमिका के प्रेम में उससे मिलने के लिए अपनी बेचैनी को प्रकट किया है, अर्थात प्रकट करता है। इसके बाद यहाँ पर आपको व्याख्या में लिखना है। तो इस प्रकार से व्याख्या हो जाएगी। तो व्याख्या आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस संदर्भ प्रसंग व्याख्या को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसी तरह आपको और अन्य सभी सब्जेक्ट के प्रतिभा पर्व के पेपर चैनल के माध्यम से जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 21 है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर को आपको स्वयं ही लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 22 है, अपने जिला के जिलाधीश महोदय को ध्वनि विस्तार यंत्रों पर रोक लगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसके अथवा में आपको इस प्रकार से एक पत्र लिखना है। अपने पिताजी को अपनी पढ़ाई के संबंध में विस्तृत जानकारी पत्र लिखकर प्रेषित कीजिए। तो यहाँ पर हम प्रश्नांक 22 में जो आपको दिया गया है, अपने जिला के जिलाधीश महोदय को ध्वनि विस्तार यंत्र पर रोक लगवाने हेतु एक आवेदन पत्र देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से यह जिलाधीश महोदय को पत्र हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से आपको यहाँ तक लिखना है। सिर्फ यहाँ पर आपको दिनांक को बदल देना है और यहाँ पर प्रार्थीगण को बदल देना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है और यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 23, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आप इनमें से किसी भी विषय पर 120 शब्दों में निबंध लिख सकते हैं। यहाँ पर हम स्वच्छता अभियान पर निबंध देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके स्वच्छता अभियान पर निबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ तक, इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस निबंध को आप कम से कम 120 शब्दों में आसानी से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये निबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।